वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी कालापल पर। छात्रों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ, है ना। और वो है न्यूटन से संबंधित। न्यूटन ने गति के नियम दिए थे। वो नियम मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझने की कोशिश करूंगा यहाँ पे, है ना। तो देखिए, न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। तीनों नियमों को बहुत आसान तरीके से हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें भैया न्यूटन के नियम को समझने से पहले हम थोड़े से बल पे बात कर लेते हैं कि बल होता क्या है। बल जानते हो आप क्या होता है ना। हमने बस सुना है बल, पर लेकिन बल होता क्या है। तो देखिए, बल बल वहां बाह्य कारक होता है। बल वहां बाह्य कारक कारक होता है जो किसी वस्तु की स्थिति में, जो किसी वस्तु की स्थिति बोले तो यहाँ पे विराम अवस्था भी बोल सकते हैं हम। जो किसी वस्तु की विराम अवस्था या गतिशील अवस्था में परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है, या करने का प्रयास करता है, बल कहलाता है। ठीक है। अभी तक हम क्या बल को सिर्फ जान रहे भैया बल है। तो बल होता क्या है, देखिए, है ना। बहुत आसान शब्दों में हम समझेंगे। बल एक वहां बाह्य कारक होता है, मतलब जो बाहर से, बाह्य का मतलब क्या, जो बाहर से लगाया जाता है। तो बल वो बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है। परिवर्तन कैसे कर देता है भैया, मान लीजिए यहाँ पे पेन है ना, ये स्थिर रखी हुई है। कौन सी अवस्था हो गई इसकी, ये विराम अवस्था हो गई, है ना। अब मैंने क्या करा, इसको हटा दिया, है ना। किसके द्वारा हटा है, बल के द्वारा हटा है ना। अब मान लीजिए ये दीवार है ना, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, धका रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, बल लग रहा है, लेकिन यहाँ पे बल के द्वारा क्या हो रहा है, प्रयास हो रहा है। मतलब वो धक नहीं रही है, लेकिन बल लग रहा है। तो बल वो बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था में है या वो गतिशील अवस्था में है। उस अवस्था में क्या कर देता है, वो परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। यहाँ पे देखिए, इसको मैं धक्का रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रयास हो रहा है ना। तो बल वो बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर देता है, उसकी स्थिति को बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है, बल कहलाता है। ठीक है। अब हमारे जो बल होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है संतुलित बल और एक होता है असंतुलित बल, है ना। बल के प्रकार, है ना। इससे पहले मैं बता दूं आपको कि जो बल का भैया जो डेफिनेशन दी वो न्यूटन ने दी। तो मतलब इसका जो एसआई मात्रक होगा वो क्या होगा, न्यूटन होगा। मतलब कंपटीशन एग्जाम वगैरह में पूछ सकता है कि भैया बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव वगैरह में वो पूछ सकता है कि भैया बल का एसआई मात्रक क्या है। तो क्या है, न्यूटन है ना। अब बल के प्रकार की बात करते हैं हम। तो पहला प्रकार है मेरे पास यहाँ पे संतुलित बल। ठीक है। और दूसरा आ जाएगा असंतुलित बल। असंतुलित बल। अब देखिए, संतुलित बल क्या होता है और असंतुलित बल क्या होता है। संतुलित बल भैया किसे बोलते हैं कि जब किसी वस्तु पर कई सारे बल लगाए जाते हैं, मतलब एक साथ कई बल लगाए जाते हैं, लेकिन उस वस्तु की स्थिति में किसी भी प्रकार का
परिवर्तन ना हो उसे बोला जाता है, मतलब वहां पे जो परिणामी बल रहेगा उसका मान शून्य रहेगा, उस प्रकार के बल को हम बोलते हैं संतुलित बल। यानी जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल लगाए जाते हैं और उन बलों का जो परिणाम रहेगा वो हमेशा शून्य रहेगा, वो कहलाता है हमारा संतुलित बल। ठीक है, जब किसी वस्तु पर है ना कई बल लगाए जाते हैं, कई बल लगाए जाते हैं तथा उनका परिणाम शून्य रहता है, संतुलित बल कहलाता है, संतुलित बल कहलाता है ना। तो ये तो देखो मैंने क्या है इसकी थ्योरी लिख दी है ना, तो इससे कुछ समझ में नहीं आया कि भैया रट लेंगे हम इसको कि जब किसी वस्तु पर कई बल लगाए जाते हैं तो उसका परिणाम शून्य रहता है, वो संतुलित बल कहलाता है। पर लेकिन होता कैसे, तो एक एग्जाम्पल हम मान लीजिए हमारे पास 20 टन 30 टन की कोई वस्तु है ना, और मैं खुद में 50 किलोग्राम का है ना, मैं उस पर क्या कर रहा हूँ, फोर्स कर रहा हूँ, बल लगा रहा हूँ। तो उस वस्तु की स्थिति में क्या परिवर्तन हो रहा है, या 5-6 लोग मिलकर भी यदि 50 टन की वस्तु पे यदि फोर्स करेंगे तो कुछ स्थिति में परिवर्तन होगा, नहीं होगा, है ना। तो उस प्रकार का जो बल है हमारा वो कहलाता है संतुलित बल। कि जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल लगाए जाते हैं और उस बल का परिणाम जो रहेगा वो शून्य रहेगा, वो कहलाता है मेरा संतुलित बल। ठीक है, फिर आ जाता है असंतुलित बल, है ना। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। मतलब जो इसका परिणाम रहेगा कुल मिला के ये है कि परिणाम इसका क्या नहीं रहेगा, शून्य नहीं रहेगा। आ गया समझ में। जब किसी वस्तु पर है ना असंतुलित बल क्या होता है कि जब हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो उसका परिणाम क्या नहीं रहेगा, शून्य नहीं रहेगा। मान लीजिए आप कार को धक्का रहे 5-6 लोग, है ना, तो वो धक्का सकते हैं, तो वहां पे परिणाम मिल रहा है, हमें रिजल्ट मिल रहा है, मतलब उसका परिणाम शून्य नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमने पढ़ा यहाँ न्यूटन के नियम हम समझना चाह रहे हैं। न्यूटन के नियम को समझने से पहले मैंने आपको थोड़ा सा बल के बारे में बताया है ताकि हम उसको और भी अच्छे से समझ सके। ठीक है, तो बल क्या होता है, बल एक बाह्य कारक नाम इसलिए दे दिया भैया क्योंकि हम बाहर से बल फोर्स कर रहे हैं, है ना। जो किसी वस्तु की स्थिति में क्या कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है या करने का प्रयास करता है, वो कहलाता है बल, और इसका ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, बल के प्रकार हमने संतुलित और असंतुलित होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पे। देखिए मेन टॉपिक क्या हमारा, न्यूटन, है ना। इससे पहले मैं बता दूं आपको कि आप किसी भी चीज को, यदि आप किसी वीडियो को देख रहे हो या आप किसी भी पढ़ाई से रिलेटेड किसी भी चीज को देख रहे हो, तो आपका ध्यान बिल्कुल उस चीज पे होना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ना भैया कि कोई सा भी गाना सो है ना, जैसे जग घूमिया तेरे जैसा ना कोई, पूरा गाना हर एक स्टूडेंट को याद रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि हमारा ध्यान पूरा उस गाने पे होता है ना। जैसे बोलते हैं ना इस संस्कृत वगैरह में जब हम पढ़ते हैं तो हमें श्लोक दिया रहता है, काग चेष्ट बको ध्यानम स्वान निद्रा ततेव चा अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण, है ना। हमें उन विद्यार्थियों के 5 लक्षणों का पालन करना। काग चेष्टा मतलब कोय के समान हमारे अंदर चेष्टा होना चाहिए, जानने की इच्छा होनी चाहिए। बको ध्यानम, बको यानी होता है बुगला, और बुगले की तरह हर विद्यार्थी का ध्यान होना चाहिए ना। मछली उसका घर होती है लेकिन वो बगुला उसको उसके घर से पकड़ के ले आता है, किसके कारण, ध्यान के कारण, है ना। तो मेरा सभी स्टूडेंट से कहना है कि जब भी आप किसी चीज को पढ़े समझे, बिल्कुल आपका ध्यान उस बगुले की तरह होना चाहिए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं हम न्यूटन के तीनों नियम, है ना। प्रथम नियम, सबसे पहले हम जान लेते हैं भैया न्यूटन के बारे में। अब न्यूटन, है ना, इसका पूरा नाम है भैया सर आइजैक
न्यूटन। क्या है इसका पूरा नाम? यहाँ पे कंपटीशन वगैरह में भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो इसका पूरा नाम क्या है? सर आइजैक न्यूटन, है ना, कि भौतिकी के पिता, भौतिकी के पिता न्यूटन ने भौतिकी के पिता न्यूटन ने, है ना, 1887 में 1887 में अपनी पुस्तक प्रिंस प्रिया में सबसे पहले गति के नियम का प्रतिपादन किया था। देखिए क्या लिखा मैंने भैया कि न्यूटन, है ना, एक वैज्ञानिक था और उसने है ना सन 1887 में गति के नियम दिए थे। कब दिए थे? सन 1887 में। और उसकी पुस्तक कौन सी थी? वो प्रिंसिपिया, है ना, प्रिंसिपिया में उसने सबसे पहले न्यूटन के जो गति के जो नियम है उसका प्रतिपादन किया था। और कब किया था? 1887 में। तो कंपटीशन वगैरह में भी क्वेश्चन आ सकता भैया कि भैया जो है गति के नियम किस सन में दिए गए थे, है ना। तो किस सन में दिए गए थे? 1887 में। किसके द्वारा दिए गए थे? सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिए गए थे, है ना। या किस पुस्तक में इनका वर्णन है? तो प्रिंसिपिया में इसका वर्णन है। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं न्यूटन के गति का प्रथम नियम। देखिए प्रथम नियम क्या होता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वहां विराम अवस्था में रहेगी या गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, है ना। प्रथम नियम क्या बोलता है कि भैया यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो कैसी रहेगी? स्थिर रहेगी। और गतिशील, यदि वो चल रही है ना, गति कर रही है, तो वो गति करती रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है। साथ में जो हमारा प्रथम नियम होता है इसे ही जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, है ना। इसे ही गैलीलियो का नियम। और साथ में बल की जो परिभाषा मिलती है वो हमें कहाँ से मिलती है? बल की परिभाषा जो मिलती है हमें न्यूटन के गति के प्रथम नियम से मिलती है। यह तीन चीज सीखे, है ना। कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछ सकता है भैया जड़त्व का नियम कहा जाता है न्यूटन के कौन से नियम को? प्रथम नियम को बोलते हैं, है ना। या गैलीलियो का नियम कहा जाता है न्यूटन के कौन से नियम को? प्रथम नियम को कहा जाता है। या बल की परिभाषा मिलती है कौन से नियम से मिलती है? वो मिलती है हमें गति के प्रथम नियम से। तो यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील अवस्था में तो तब तक गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य फोर्स ना लगाया जाए, है ना। इसे ही जड़त्व का नियम कहते हैं, है ना, गैलीलियो का नियम। या इससे हमें बल की परिभाषा मिलती है। अब हम बात करते हुए जड़त्व होता क्या है? तो देखिए जड़त्व क्या होता है कि जब किसी वस्तु पर, है ना, जब किसी वस्तु पर
बल लगाया जाता है जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है। जब कोई वस्तु विरामावस्था में है या गतिशील अवस्था में है, तब उस पर कोई बल लगाया जाता है तो यहाँ उसका विरोध करता है। विरोध, तो जड़त्व क्या करता है उसका, तो जड़त्व उसका विरोध करता है ना। कहने का तात्पर्य है कि जड़त्व होता क्या है कि जब किसी वस्तु की पर बाह्य बल लगाया जाता है ना, चाहे वो विराम अवस्था में या गतिशील अवस्था में है, तो जड़त्व उस अवस्था का उस परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। उस वस्तु पर लगाए गए बल का क्या करता है, विरोध करता है। उसे ही बोलते हम जड़त्व। कि जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है, चाहे वस्तु विराम अवस्था में हो या गतिशील अवस्था में हो, तो जड़त्व क्या करता है, उस स्थिति का, उस परिवर्तन का विरोध करता है, जिसे हम बोलते हैं जड़त्व। ठीक है। अब हमारे जड़त्व तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है जड़त्व के प्रकार। जड़त्व के प्रकार, देखिए पहला प्रकार आ जाएगा हमारा गति का जड़त्व। गति का जड़त्व है ना। दूसरा आ जाएगा हमारा विराम अवस्था का जड़त्व है ना। तीसरा आ जाएगा हमारा दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व। अब आपको स्पष्ट हो गया है ना। जड़त्व के प्रकार क्या भैया, गति का जड़त्व, विराम अवस्था का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। मतलब कोई वस्तु गति कर रही है ना, गति कर रही है, चल रही है वो, है ना। अब उसकी गति का विरोध है ना, उसकी गति का जो विरोध करता है वो क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है ना। वो विराम अवस्था में, उस स्थिति में यदि मान लीजिए आप उसमें ठोकर वगैरह लगा रहे हो तो वो चलने के लिए तैयार होगी, उस स्थिति का जो विरोध करता है वो कहलाता है जड़त्व, है ना। तो यहाँ पे जड़त्व के प्रकार क्या हो जाएंगे, गति का जड़त्व, विराम अवस्था का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। आइए इसके उदाहरण और देख लेते हैं हम। तो देखिए उदाहरण क्या हो जाएगा यहाँ पे, है ना, कि चलती रेलगाड़ी, रेलगाड़ी के अचानक चलने पर उसमें बैठा व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। आगे की ओर झुक जाता है। अब क्या समझ में आया, देखिए भैया जैसे जड़त्व के बारे में एक चीज और बता दूं मैं आपको कि जो जड़त्व होता है वो है ना, इसकी माप क्या होती है, किसी द्रव्यमान की माप ही क्या कहलाती है, द्रव्यमान की, किसी वस्तु के द्रव्यमान की माप जड़त्व कहलाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट करें इसको, है ना। कि भैया किसी वस्तु का जो द्रव्यमान की जो माप है वही क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। किसी भी वस्तु के द्रव्यमान की माप जड़त्व कहलाती है ना। तो अब यहाँ उसको हम उदाहरण से समझ लेंगे। रेलगाड़ी के अचानक चलने पर उसमें बैठा व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। झुक क्यों जाता है भैया, मेरा एक द्रव्यमान है ना। अब मान लीजिए रेलगाड़ी अचानक चल रही है ना, वो क्या कर रही है, गति कर रही है, तो मेरे पैर तो क्या रहेंगे, स्थिर रहेंगे, लेकिन मेरा एक द्रव्यमान है ना, उस द्रव्यमान के कारण क्या है, मैं आगे की ओर झुक जाऊंगा, है ना। तो ये किसके कारण हो रहा है, ये हो रहा है जड़त्व के कारण। इसे ही न्यूटन के गति का प्रथम नियम का उदाहरण हम मान सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। कंबल को डंडे से पीटने पर उससे धूल के कण बाहर निकलने लगते हैं। अब देखिए
ऐसा क्यों हो रहा भैया? देखो कंबल को हम डंडे से पीट रहे हैं, है ना, अब धूल के कण बाहर क्यों निकल रहे हैं? तो धूल के कण का भी तो एक अपना द्रव्यमान होता है ना। जैसे हमने बोला है कि द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी क्या जड़त्व की माप होती है ना, वस्तु का द्रव्यमान की माप ही क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। तो आपने कंबल लिया, कंबल के अंदर क्या है? धूल के कण है। अब उन धूल के कणों का भी क्या है? एक अपना द्रव्यमान है, जिसके कारण वो क्या कर रहे हैं? उस कंबल से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, तो न्यूटन के प्रथम नियम हमने पढ़ा है कि यदि कोई वस्तु भैया स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी, गतिशील अवस्था में है तो वह गति करती रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगा जाए। कंपटीशन वगैरह में यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है भैया? वो बोल सकता है कि बल की परिभाषा कहाँ से प्राप्त होती है? न्यूटन के प्रथम नियम से, है ना। या न्यूटन किस नियम को जड़त्व का नियम बोलते हैं? तो न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम बोलते हैं, है ना। गैलीलियो का नियम किसे बोलते हैं? तो न्यूटन के प्रथम नियम को ही गैलीलियो का नियम बोला जाता है। ठीक है, या किसी वस्तु के द्रव्यमान की माप क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है जड़त्व। ठीक है, अब अगला आता है हमारा न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। ठीक है, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। देखिए न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या है? कि जब किसी वस्तु पर लगाया गया बल, है ना, क्या जाएगा न्यूटन गति का द्वितीय नियम? कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल, है ना, जिसे किससे दर्शाते भैया? हम एफ से। किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान द्रव्यमान को एम से दर्शाते भैया, द्रव्यमान एम, तथा वस्तु के त्वरण ए के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती, जैसे बोलते हैं हम समानुपाती होता है। इसे संवेग का नियम भी कहते हैं। ठीक है, देखिए न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या है? कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल, फोर्स, है ना, वो उस वस्तु के द्रव्यमान, है ना, द्रव्यमान यानी मास, तथा वस्तु के त्वरण ए के गुणनफल के क्या होता है? वो समानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, और इसे ही हम संवेग का नियम भी कहते हैं। ठीक है, साथ में जो हमें बल की का जो व्यंजक प्राप्त होता है वो किस नियम से होता है? तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से। इस नियम से, या फिर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, या F बराबर ma। ठीक है, जहां F मेरा क्या हो जाएगा? बल हो जाएगा भैया, है ना। m क्या हो जाएगा? m हो जाएगा मेरा द्रव्यमान। ठीक है, a क्या हो जाएगा? मेरा त्वरण हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो बल का व्यंजक प्राप्त होता है, बल का व्यंजक क्या है? F बराबर m है। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ? ये हमें न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से प्राप्त हुआ। तो कंपटीशन वगैरह में क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया बल का व्यंजक न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होता है? तो बल का व्यंजक न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से प्राप्त होता है। ठीक है, बल का व्यंजक, है ना, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से प्राप्त होता है, द्वितीय नियम से मिलता है। ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखिए थोड़ा सा इसने यहाँ पे एक चीज और दे दी भैया कि संवेग का नियम भी बोलते हैं। तो संवेग क्या होता है? तो देखिए संवेग हम थोड़ा सिंपल से समझ लेते हैं। संवेग में लिख रहा हूं, संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग।
है ना, यही क्या हो गया, संवेग हो गया। द्रव्यमान इंटू वेग, किसी वस्तु का द्रव्यमान है ना और उसके वेग के गुणनफल को क्या बोला जाता है, संवेग बोला जाता है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, संवेग बराबर किसी वस्तु के द्रव्यमान या वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, संवेग कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, है ना। इसका जो SI मात्रक होता है, इसका SI मात्रक है ना किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। देखिए संवेग क्या होता है, तो सिंपल सा बस आप ये समझ लो बस भैया, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान या वेग के गुणनफल को ही संवेग बोला जाता है, इसे हम P के द्वारा दर्शाते हैं, है ना। और इसका जो SI मात्रक होता है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, अब हम न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का उदाहरण देख लेते हैं। देखिए उदाहरण क्या हो जाएगा, क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा गेंद के कैच करते समय हाथों को पीछे की ओर खींचना। अब क्या समझ में आया, देखिए वो दूसरा जो उदाहरण दिया उसने ये दिया है कि क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा जब वो गेंद का कैच करता है, क्या करता है, जब वो गेंद का कैच करता है तो अपने हाथों को पीछे की ओर कर लेता है, खींचता है। ऐसा क्यों होता है भैया, ऐसा इसलिए करता है वो, जिससे कि जो गेंद आ रही है, जो वस्तु आ रही है ना, उसका वेग, जो उसकी स्पीड है ना कहीं वो थोड़ी कम हो जाएगी, जिससे उसको क्या चोट नहीं लगेगी, है ना। तो क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा गेंद के कैच करते समय हाथों को पीछे की ओर खींचना। तो द्वितीय नियम क्या हो जाएगा हमारा, इससे कंपटीशन वगैरह में क्वेश्चन पूछ लेगा भैया कि बल का व्यंजक कहाँ से प्राप्त होता है, तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से, है ना। और संवेग की परिभाषा भी हमने इस मतलब संवेग का नियम किसे बोला जाता है, न्यूटन के द्वितीय नियम को बोला जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है न्यूटन की गति का तृतीय नियम। न्यूटन के गति का तृतीय नियम, न्यूटन के गति का तृतीय नियम क्या होता है ना, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन की गति का तृतीय नियम क्या है कि भैया प्रत्येक क्रिया के बराबर या विपरीत प्रतिक्रिया होती है। साथ में दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं, दूसरे शब्दों में जो कि कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन के कौन से नियम को बोलते हैं, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, तो वो बोला जाता है तृतीय नियम को, या उसे क्या बोला जाता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, है ना। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ठीक है, न्यूटन के गति का जो तृतीय नियम है उसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भैया न्यूटन के किस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, तो न्यूटन के गति का जो तृतीय नियम है उसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ठीक है,
इसका उदाहरण देख लेते हैं हम, है ना। तो उदाहरण सबसे अच्छा हो जाएगा कुएं से, कुआं देखा होगा आप लोगों ने, है ना। तो कुएं से बाल्टी बाल्टी खींचते समय रस्सी के अचानक टूटने पर व्यक्ति पीछे की ओर गिरता है। अब ये हो किसके कारण रहा है? क्या बोला मैंने कि भैया कुएं से जब हम किसको खींच रहे हैं, बाल्टी को खींच रहे हैं ना, पानी भर के उस बाल्टी को खींच रहे हैं और अचानक रस्सी टूट रही है। अब अचानक रस्सी टूट रही, बाल्टी आपके आगे की ओर जाएगी ना, और आप किधर जा रहे हो, पीछे की ओर। तो मतलब ये नियम क्या बोल रहा है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत, मतलब उसको उल्टा हो रहा है। रस्सी आप बल किधर लगा रहे हो, अब बल लगा रहे हो आगे की ओर, लेकिन जैसे ही रस्सी टूटती है तो आप किधर पाओगे, आप पीछे की तरफ गिरोगे, है ना। तो ये किस नियम के कारण हो रहा है, न्यूटन के गति के तृतीय नियम के कारण, यानी प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, और भी उदाहरण इसके हम देख सकते हैं, जैसे बंदूक के द्वारा गोली दागने पर व्यक्ति के हाथों में पीछे की ओर झटका लगना, है ना। ये भी हो सकता है। अब यहाँ पे विपरीत प्रतिक्रिया हो रही है ना, वो गोली दाग रहा है ऊपर आगे की ओर, है ना, और झटका कहाँ होगा, इसको बिल्कुल ऐसे हाथ करेगा दागिए कभी गोली, है ना। आप दाग के देखना कभी गोली, है ना, चलाना मत। तो देखिए प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जब हम बस बंदूक के द्वारा गोली दागते हैं, हम आगे की ओर दाग रहे हैं, है ना, लेकिन वो जैसे हम चलाते हैं उसको तो झटका महसूस होता है पीछे की ओर, और ये किस कारण होता है, ये होता है न्यूटन की गति के तृतीय नियम के कारण। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, एक बार फिर मैं बता देता हूँ, आज हमने जो पढ़ा है, हमने यहाँ पे आज बल के बारे में पढ़ा है, न्यूटन के गति के तीनों नियमों को पढ़ा है ना। तो देखिए बल क्या होता है, बल एक बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है ना, वो कहलाता है बल। साथ में हमने संतुलित और असंतुलित बल को भी समझा, तो थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। संतुलित बल होता है जिसका परिणाम शून्य होता है, रिजल्ट कुछ नहीं मिलता है, वो कहलाता है हमारा संतुलित बल, है ना। और जिसका परिणाम शून्य ना हो वो कहलाता है हमारा असंतुलित बल। इसके बाद मैंने न्यूटन के बारे में बताया कि भौतिकी के पिता न्यूटन ने 1887 में, है ना, अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में जो न्यूटन के नियमों को क्या करा था, प्रतिपादित किया था। प्रथम नियम जो है, प्रत्येक क्रिया के यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर अवस्था में रहेगी, गतिशील है तो गतिशील अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगा जाए। अब यहाँ पे कंपटीशन में क्वेश्चन क्या पूछेगा, वो पूछ सकता भैया न्यूटन के गति का प्रथम नियम या न्यूटन ने अपने नियम किस सन में दिए थे, तो सन 1887 में न्यूटन के गति के तृतीय नियम को किस पुस्तक में प्रतिपादित किया गया, तो वो किया गया प्रिंसिपिया में। ठीक है, या न्यूटन के किस नियम से को गैलीलियो का नियम कहा जाता है, तो प्रथम नियम को। या न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है, तो प्रथम नियम को कहा जाता है। या बल की परिभाषा किस नियम से मिलती है, तो प्रथम नियम से मिलती है। ठीक है।